हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली वो पाकिस्तान कल जीता है और कुछ अच्छा अच्छा महसूस हो रहे हैं, अच्छे अच्छे ज़रा लग रहा है। वरना हमेशा तो हम तो पिछले साल 1.5-2 साल से कोई दुखी खबरें सुन सुन के बस रह गए थे और ज़िंदगी नहीं चल रही थी भाई, क्रिकेट में कुछ हो ही नहीं रहा था। तो फाइनली कुछ अच्छी खबरें भी आई कि पाकिस्तान जीता और बहुत से प्लेयर्स को इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला है और किसी की तनज़ली हुई है, किसी को इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, किसी को कोई न्यू एडिशंस हुई हैं। तो अच्छा चल रहा है, ठीक है, ज़रा चेंजिंग्स आ रही हैं और विद द टाइम की हमारे पास चेंजिंग्स बनती भी थी। तो एट द वेरी सेम टाइम कुछ बैड न्यूज़ अबाउट रमीज़ राजा वो बैड न्यूज़ नहीं, वो वियर्ड न्यूज़ है। मतलब कि क्या कह रहे हैं भाई, ये अपने ये रैम्बो भाई पागल हो गए। मुझे लगता है कि उनका दिमाग से आ गया है। वो जो भी बोल रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से कोई सस्ती नशे किए हुए हैं और उसके बाद ये बयानात दे रहे हैं। मतलब क्या हो गया, अब वो इतना इंटेलेक्चुअल बंदा है। मुझे ऐसा लगता है कि रमीज़ राजा हमारे क्या कहते हैं, जो क्रिकेट के बोलने वालों में से सबसे अच्छा बोलने वाला वो इंसान होता था। मतलब जब से वो इंसान चेयरमैन बना है उसके बाद से उस बंदे को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भाई ज़िंदगी में मतलब क्रिकेट के बारे में बोलना कैसे, क्या करना है, किसके बारे में, किस सिचुएशन में, कहाँ बैठ के क्या बात करनी है। ही डज़न्ट नो दिस। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक ही चीज़ में लगा हुआ है कि बाबर आज़म को टीम में लेकर आओ, बाबर आज़म को टीम में लेकर आओ। उसके उसके बयानात ही ऐसे हैं ना, उसकी बातें ही ऐसी हैं। तो आई थिंक बहुत अजीब तरह के बयानात आ रहे हैं रमीज़ राजा की तरफ से। बहरहाल रमीज़ राजा की तरफ से तो बयानात आ ही रहे हैं, उससे उसके अलावा पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ज़िम्बाब्वे। और ज़िम्बाब्वे तो बाबर आज़म की फेवरेट टीम है मेरे ख्याल से हैं। ऐसी बात नहीं, बाबर आज़म ने एक ज़माने में बड़ी अच्छी-अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो हर टीम के अगेंस्ट दी हुई हैं। लेकिन वो जो एक होता है ना कि बाबर आज़म अगर वो अपना कर जाते, कोई ग्रूम करते कैप्टन बनने से पहले। देखिए, कैप्टन बन के तो कोहली की भी परफॉर्मेंसेस ख़राब हुई थी और बड़े-बड़े ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लेयर होते हैं, कैप्टन नहीं होते, लीड करने वाले प्लेयर्स नहीं होते। सचिन तेंदुलकर भी सारी ज़िंदगी प्लेयर रहा है और अगर उसको कभी कोई कैप्टनसी मिली होगी, मुझे नहीं पता, शायद अगर 1 या 2 दफ़ा मिली भी होगी, तो कभी सचिन के बारे में सुना है कि वो कैप्टन था, वो लीडर था? वो नहीं था। वो बहुत अच्छा बैट्समैन था। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि कोहली भी ऐसे बहुत अच्छा बैट्समैन है, बाबर आज़म भी ऐसे बहुत बहुत अच्छा बैट्समैन है। अगर हम लोग बाबर आज़म का कंपैरिज़न करते हैं दुनिया के बड़े बैट्समैन जैसे कि केन विलियमसन, कोहली, स्मिथ वगैरह के साथ, अगर हम लोग इसका कंपैरिज़न करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमने बाबर आज़म को पहले बनने ही नहीं दिया बड़ा प्लेयर, उससे पहले उसको कैप्टेंसी दे दी थी। ना वो फिर कैप्टन रहा, तो ना वो प्लेयर रहा। तो असल बात ये थी। बहरहाल बाबर का भी ज़रा स्क्वाड में वापसी हुई है। अभी पहले ज़रा हम स्कोर देखते हैं कि क्या है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ज़िम्बाब्वे, ओडीआई एंड टी20 का। तो उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो स्कोर है उसमें आमिर जमाल हैं, ऑलराउंडर। अब्दुल्ला शफीक, अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए अब्दुल्ला शफीक को, क्योंकि अब अब्दुल्ला शफीक के भी बल्ले से रन आना काफ़ी अरसे से बंद हो गए हुए हैं। उसके बाद अरफात मिन्हास, वेरी गुड एडिशन, वेरी वेरी गुड एडिशन। फिर आते हैं जी हमारे पास बाबर आजम की वापसी हुई है, फैसल अकरम गुड, हारिस रऊफ देखते हैं काफ़ी अर्से बाद, मेरे ख्याल से वो कोई इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। उसके बाद हसीबुल्ला खान विकेट कीपर, वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, ये इरफान खान न्याजी जो कि गुड प्लेयर है। उसके बाद नसीम शाह की वापसी हुई है और साइम अयूब को फिर से मौका दिया गया है ओडीआई सीरीज़ में। उसके बाद हमारे पास सलमान अली आगा और शहीन शाह अफरीदी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ये भी है कि कैप्टन भी हमारे पास चेंज हो गए हैं जी। ओडीआई के इन्होंने रिजवान को कैप्टन बनाया है और उसके अलावा सलमान अली आगा को इन्होंने वाइस कैप्टन का चांस दिया है बनने का। और उसके बाद सलमान अली आगा को इन्होंने ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में, जहाँ पर रिजवान एज अ कैप्टन इन टी20 नहीं जा रहे, तो वहाँ पर इन्होंने सलमान अली आगा को चांस दिया टी20 में कैप्टनसी करने का। और गुड, मतलब कि हमें नए कप्तान ग्रूम करने चाहिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का स्कोर ठीक है, लेकिन मुझे बस इन 2-3 बातों की समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम, नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी की वापसी हो रही है, जो कि इनको रेस्ट दिया गया था, रेस्ट नहीं दिया गया था, ड्रॉप किया गया था। कुछ की फिटनेस के प्रॉब्लम्स थे, किसी के कोई दूसरे प्रॉब्लम्स थे और परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी, किसी की पेस गिरी हुई थी। तो क्या ये 15 दिन के अंदर अंदर इनके वो सारे मामला ठीक हो गए हैं जिनको दोबारा टीम में ले आए हैं? मतलब समझ से तो बाहर बात है ना थोड़ी बहुत। मैं तो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये लोग शान मसूद को ओडीआई का भी कैप्टन बनाएंगे, टी20 का भी कैप्टन बनाएंगे। जितनी वो शान, खैर शान के ऊपर ज़रा डिटेल में बात करते हैं आगे। पहले पाकिस्तान का स्कोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड टी20 देख लेते हैं। उसमें भी अरफात मिन्हास को इन्होंने डाला है, वेरी गुड। फिर बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान विकेट कीपर, जहांदाद खान लाहौर कलंदर के, तो अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। मोहम्मद अब्बास अफरीदी ठीक है, मुझे वो कभी कोई इतना इम्प्रेसिव बॉलर नहीं लगा।
वो एक मुझे मोहम्मद यूसुफ की एक बात याद आ जाती है। एक दफ़ा उन्होंने एक बात की थी कि मेरे ख्याल से उनके साथ बैठे हुए थे, वो क्या नाम है, याह्या हुसैनी के साथ ना, उन्होंने उधर उसको कहा था कि क्या अगर आपने 100 रन किए हैं और मैंने 50 रन किए हैं, क्या पता मेरे 50 रन आपके 100 रन से ज़्यादा बेटर हों, आपके एज उज लग गए हों, आपके कहीं पे कभी कोई कैच छूटा हो और आप टेक्निकल बैटिंग ना कर पा रहे हो, मैंने टेक्निकल बैटिंग की हो और मैंने 50 रन बनाए हो, वो ज़्यादा बेटर कंसीडर किए जाएंगे। तो आई थिंक इसी तरीके से मोहम्मद अब्बास अफरीदी पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर तो ज़रूर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी मोहम्मद अब्बास अफरीदी के से इतनी अच्छी कभी कोई बॉलिंग हुई है। जैसे शाहनवाज धानी की बड़ी वो पीआर, वो अपने वो हमेशा वो बस एक बोलता शोलता रहता है और उसको कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट वो बंदा है, तो इसलिए उसको पसंद किया जाता है, वरना धानी की भी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है। बहरहाल उसके बाद मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन एंड वो विकेट कीपर भी हैं। फिर हमारे पास अगेन इरफान खान नियाजी को भी इन्होंने डाला है, फिर नसीम शाह वापसी हुई है, फिर उमैर बिन यूसुफ, गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। साहिबजादा फरहान, प्लीज़ अगर इसको डाला है तो इसको एज अ ओपनर यूज़ करो यार, इसको प्लीज़ एज अ ओपनर यूज़ करो। सलमान अली आगा, इसको अब उसी तरीके से परफॉर्म करना चाहिए जैसे इन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद हमारे पास शहीन शाह अफरीदी आते हैं और होप सो इनकी कोई पेस बेटर हुई हो। सुफियान मुकीम, वेरी गुड प्लेयर, इसको भी इससे भी परफॉर्मेंसेज आ सकती हैं। एंड एंड पे उस्मान खान ये वही हैं जो कि दुबई चले गए हुए थे और उधर की टीम से इन्होंने खेलना था और देखें अब क्या होता है इनके साथ तो वापसी हुई है इनकी भी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जी ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में जो ओडीआई, वो उसमें भी आमिर जमाल हैं, फिर से अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद की इन्होंने उसके अंदर उसको डाला है। देखें वो यंगस्टर को इन्होंने इसमें मोस्टली चांसेस दिए हैं ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में, जो कि बहुत अच्छा साइन है। इसमें इन लोगों ने नसीम शहीन और क्या नाम है उसको बिठा दिया है, बाबर को बिठा दिया है। लेकिन देखें अब अच्छी बात यह है कि अब यंगस्टर को चांसेस मिल रहे हैं। फिर उसके बाद अहमद दानियाल है, फैसल अकरम है, हारिस रऊफ़ है, हसीबुल्ला खान है, कामरान गुलाम है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन, और फिर इरफान खान नियाजी, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज धानी, ये भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये कुछ लोग बड़े खुश होंगे कि उनको दोबारा से टीम में मौका मिला है, लेकिन होप्स उनकी से अच्छी परफॉर्मेंसेज आई और उसको तो प्लेइंग 11 में ये लोग डालेंगे ही डालेंगे, वेरी ऑब्वियस बात है। एंड पे तैयब ताहिर, जिनको इन्होंने मेरे ख्याल से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया फिल वक्त के लिए, क्यों निकाला है इसकी कोई रीज़न नहीं पता। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी हमारे पास सलमान अली आगा लीड कर रहे हैं ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में, T20 सीरीज़ में बेसिकली। तो उसमें भी अहमद दानियाल, इरफात मिन्हास, हारिस रऊफ़, हसीबुल्ला खान, जहादात खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। तो कुछ यंगस्टर्स को मौका मिला है, वो भी ज़्यादातर क्या कहते हैं ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में, और होप सो ये लोग कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर आएँ और हमारी कोई एक वो जो कहते हैं ना कि एक नई लौट निकले, वो हो। और दूसरा अब बात करते हैं जी ज़रा एक जो समझ से बाहर है, जो आजकल रमीज़ राजा ने एक अजीब किस्म के फड्डे बनाए हुए हैं, समझ से बाहर फड्डे जी, उसको पता नहीं क्या हो गया है। वो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान टीम की ना फुप्पी बनता जा रहा है। वो अब बंदा पूछे शान मसूद, जो कि अच्छा शान मसूद को भी अभी उसके आगे भी एक तारीफ़ उसकी बनती है कि वो उसने बड़े टेक्निकल तरीके से सारी सिचुएशन को सँभाला है। वो बैठा उसके टीवी पे, अभी पाकिस्तान मैच जीता है और उसके बाद वो जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, उसको ऐसी कोई बुरे किस्म के सवालात उससे पूछ रहे हैं। मतलब कि आप वो इतने 6 मैचेस हार गए, ये कैसे कर लिया आपने? मतलब कि ये वाला अचीवमेंट कैसे हो गई? और फलानी चीज़ कैसे हो गई? और ऊपर से मतलब आप जीते हैं, कोई अच्छा आप मैसेज दें आगे दुनिया को बताएं। अब आप शान मसूद को आप देखें, वो कितना टेक्निकल किस्म का बंदा है और उसने इस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से डील किया, मतलब कि लाइव बैठ के उसने बड़ा अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को डील किया। लेकिन रमीज़ राजा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बंदा जब कोई बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको ना फिर समझ नहीं रहती कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो रमीज़ राजा को मैंने हमेशा बड़ा एक इंटेलेक्चुअल बंदा पाया है, बड़ा पेट्रियोटिक किस्म का बंदा पाया है, लेकिन इस दफ़ा तो वो मतलब कि अजीब ही किस्म के अपने ज़ोन में है और मेरे ख्याल से उसने कोई सस्ते-सुस्ते कोई चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, नो है लेकिन ख़ैर ये एक मज़ाक है। तो उसके बाद अब सीन यहाँ पे ये स्टार्ट होता है कि हम हमेशा से ये चाहते थे कि हमें एक ऐसा प्लेयर मिले जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। तो आई थिंक शान मसूद एक वो बंदा है। शान मसूद के साथ हम लोग इवन ओडीआई और T20 में भी उसको कैप्टेंसी दे सकते हैं। तो
अब कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन येस वो डिज़र्व करता है। वो ऐसी-ऐसी मुश्किल कंडीशन में वो खेलने वाला बंदा है। अब अगर वो पहले 2-4 मैचेस हार गया, ठीक है, शुरू में हमें भी यही हो रहा था कि शान मतलब अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अब जब उसकी वो जो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ निकल के आहिस्ता-आहिस्ता बाहर आ रही हैं, जो कि इंग्लैंड की सीरीज़ में आई, एक टफ डिसीजंस लिए, बड़े-बड़े प्लेयर्स को टीम से निकाला, उसको एक अपने पसंद की टीम दी गई, उसने उससे परफॉर्मेंसेस निकलवाई, तो कितना अच्छा मैसेज गया ये पूरी दुनिया के अंदर के इवन वो जो हम सोच रहे थे ना कि ये सिर्फ हमें लग रहा है कि हमने कोई फ़ायदा उठा लिया पिचेस का। इवन वो जो क्या नाम है, वो जो बैस बॉल लगे होते हैं ना, तो ब्रेंडन मैकलम ने भी आगे से कह दिया कि पाकिस्तान ने ये तरीका निकालने में काफ़ी अरसा देर नहीं कर दी, मतलब इनको इतना लेट कैसे ये चीज़ याद आई है, क्योंकि जब इनको पता है कि ये लोग स्पिनर से परफॉर्म करते हैं, और स्पिनर्स भी कोई छोटे मोटे एज के नहीं हैं, ये कोई साजिद खान और नुमान अली कोई 16-16 17-17 साल के नहीं हैं, ये इनकी अच्छी खासी एजेस हैं, और ये पता नहीं कब से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं चांस मिल रहा था, इनको टीम में डाला, इन्होंने जितवाया। तो आई थिंक गोरे भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमारी अपनी पाकिस्तानियों की गलती है, जो कि इन्होंने सारी चीज़ की है और इनको अच्छे प्लेयर्स इन्होंने नहीं प्रोड्यूस किए। तो आई थिंक शुक्र है कि शान मसूद को ये सारा कुछ मौका मिला, उसने परफॉर्म किया, और अब पाकिस्तान एक जीत की राह पे गामज़न हो गया है। तो शान मसूद एक बड़ा टेक्निकल इंसान है, और हमने हमेशा ये नहीं देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, पढ़े लिखे इंसान का ये मतलब नहीं है कि वो डिग्रियाँ लेके बैठा हो। भाई इस तरह तो यूनुस खान के पास भी कोई डिग्रीज़ नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो कितना वो दिमागी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसको पता है कि टीम को लीड कैसे करना है। तो सिमिलरली आई थिंक शान मसूद में भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऊपर से वो पढ़ा लिखा भी है, और ये नहीं कि अंग्रेज़ी बोले। भाई इस तरह तो सरफराज अहमद, मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी ना, वो लीड करता था टीम को। तो इसी तरीके से हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, जो कि इस गेम का इंटेलिजेंट पर्सन हो। सरफराज अहमद भी कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, वो इस गेम का इंटेलिजेंट पर्सन था। तो अगर हम लोग बाबर आजम की बात करते हैं, तो बाबर आजम बैटिंग का इंटेलिजेंट पर्सन है, वो गेम का इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। तो ये डिफरेंस है बाबर, शान, यूनुस, इमरान खान, और आप कर लें कि इन सब लोगों में ये डिफरेंसेस हैं। अब इमरान खान भी क्या था, वो उसको कभी आप उसके स्टैट्स उठा के देखें, वो कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके स्टैट्स नहीं है, मैंने कभी उसके कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैट्स नहीं देखे। वो दिमाग से स्ट्रॉन्ग बंदा था, उसको पता था कि मैंने टीम को कैसे लेके चलना है। तो सिमिलरली आई थिंक अगर हम लोग दिमाग से स्ट्रॉन्ग बंदे को कैप्टन बनाएं, फिर हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे ना, फिर सब कुछ होना स्टार्ट होगा। तो बहरहाल ये सारा कुछ था। तो ये रमीज़ राजा की बोंगियाँ बंद होनी चाहिए, पता नहीं अजीब ही बोंगियाँ मारी जा रहे हैं उसको, मेरे ख्याल से उसके ऊपर पीसीबी ने कोई एक्शन भी ले लिया है इस तरह के फजूल सवालात करने पर। तो होना भी चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो उसके अलावा एक छोटी सी बात कर लेते हैं अबाउट दैट इंडियन क्रिकेट टीम। मेरे ख्याल से इंडिया हार गया, उधर इंडिया में रोला डला हुआ है कि सीरीज़ हार गई, पता नहीं इतने सालों बाद हार गए। तो रोहित शर्मा ने बहुत खूबसूरत तरीन बात की है। वो बंदा कहता है कि आपको लोगों को जीतने की इतनी आदत हम लोगों ने डाल दी हुई है, इसमें आपकी गलती नहीं है, हम लोग ने जीत की आदत डाली है आप लोगों को। तो अगर हम लोग अब एक मैच हार जाएँ, तो इंडिया को लगता है कि अब हम लोग कोई मैच हार ही नहीं सकते। तो आई थिंक ऐसे टीम नहीं चलती, ऐसे क्रिकेट नहीं चलती बेसिकली। तो अगर कोई एक आध दफ़ा इंसान ने, जैसे एक दफ़ा धोनी ने कह दिया था कि हम कभी तो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हारेंगे ही, ठीक है, तो सारे इंडियन ने पकड़ उसको रोल पोल दिया था। तो सिमिलरली लाइक दैट आई थिंक अगर अब इंडिया एक सीरीज़ हार गया है कोई इतने अरसे बाद इंडिया के अंदर ही, वो भी किसी गोरे की टीम से, तो आई थिंक कोई इतने बिग इशू वाली बात नहीं है यार। ये ही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया को पता नहीं कितने कितने मैचेस जितवाए हुए। इंडियन टीम को बड़ा अच्छा कमबैक करना आता है, और वो जब वो किसी को उनको जब मार पड़ती है ना किसी एक आधी सीरीज़ में, उसका वो ऐसा कमबैक करते हैं ना कि जिसकी कोई मतलब लेवल कर जाते हैं यार। इंडिया जैसी टीम इस तरह से मेरे ख्याल से कि 2000 से लेके 2007-8 तक ये इस तरह की एक टीम होती थी ऑस्ट्रेलिया, बल्कि मेरे ख्याल से 1999 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसी तरह की एक टीम बनी थी श्रीलंका, जो कि जिसने पता नहीं सारे के सारे वर्ल्ड कप्स के फाइनल्स खेले थे। 2007 का फाइनल, 2009 पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल, फिर 2000 मेरे ख्याल से 11 का भी फाइनल इंडिया के अगेंस्ट, फिर 2012 का फाइनल T20 का वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, फिर 2014 का फाइनल इंडिया के अगेंस्ट जाके वो फिर जीते थे बहुत अरसे बाद जाके। सिमिलरली इसी तरीके से इंडिया की टीम भी ऐसी है, वो पता नहीं हर वर्ल्ड कप, हर चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है, तो एशिया कप्स हो रहे हैं, हर चीज़ का फाइनल्स खेल रहे हैं वो लोग, किसी का जीत जाते हैं, किसी का हार जाते हैं, मतलब जीते ना एंड पे आके 2023 में। तो इसी तरह मेरे ख्याल से कि 2024 में आके, तो इसी तरह आई थिंक टीम्स बनती हैं, सब कुछ होता है। तो अगर एक आता वो मैच हार गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग इशू। आई थिंक इंडिया बड़ा
अच्छा कमबैक कर सकती है और वो करेगी। तो बस यही आज की खबरें थी, कैप्टन पाकिस्तान का बदल गया है। आप बताएँ कि आप क्या चाह रहे थे कि टीम में कौन-सा कैप्टन होना चाहिए? और उसके अलावा क्या कहते हैं जी, रमीज़ राजा को की हो गया है, कमेंट्स में बताएँ कि वो कौन से कर रहे हैं आजकल हैं। तो उसके अलावा मज़ाक ये है और उसके अलावा इंडिया के बारे में क्या राय आप रखते हैं कि इंडिया अब कैसे कमबैक करेगा और क्या सारा कुछ होगा? आई थिंक ये सीरीज़ तो वो हार चुके हैं, आगे वो लोग ऑब्वियसली परफ़ॉर्म करेंगे, सब कुछ होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।